मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात एक कॉमन डिफॉर्मिटी स्पाइन, जिसे मेडिकल भाषा में स्कोलियोसिस कहते हैं, उसके बारे में। स्कोलियोसिस का भाषा में होता है कि कमर का टेढ़ापन। सभी लोगों ने रामायण में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, मंथरा, जिन कुबड़ निकला हुआ था और उन्हें कुब्जा के नाम से जाना जाता था। ये एक स्कोलियोसिस का ही उदाहरण था जो हमारे उसमें वर्णित है। स्कोलियोसिस का मतलब होता है, नॉर्मली जो हमारा स्पाइन होता है, जो गर्दन के हिस्से से लेके और नीचे सैक्रम तक जो हिस्सा होता है, उसे सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सैक्रम, ये 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो एंगल होते हैं, नॉर्मली यदि हम सामने की तरफ से या पीछे की तरफ से देखें तो ये स्पाइन पूरा सीधा दिखता है, और साइड की तरफ से देखेंगे तो इसमें कुछ कर्व दिखते हैं। तो वो जो कर्व होते हैं वो नॉर्मल कर्व होते हैं। स्कोलियोसिस कब बोलते हैं? जब सामने की तरफ से देखने में, जैसे कि एक्सरे में 2 व्यू होते हैं, एपी और लेटरल। अगर एपी व्यू में अपन देखते हैं जिसको सामने से या पीछे से, तो वो सीधा दिख रहा है। यदि मान लीजिए कि हुआ है किसी तरफ, तो वो स्कोलियोसिस का लक्षण है। और जो कर्व साइड से देखने में जो दिखते हैं, उसमें अगर चेंज है, जो नॉर्मल जो कर्व होते हैं, तो वो भी स्कोलियोसिस का लक्षण है। जो कभी कभी ये होता है कि पीछे की तरफ पीठ में एक कुबड़ जैसा निकल आता है, ये स्कोलियोसिस का ही प्रकार है। इसे ही के नाम से इसको संबोधित किया गया था। स्कोलियोसिस के कारण, स्कोलियोसिस के कारणों में बच्चों में रीढ़ की हड्डी का जब विकास होता है, तो यदि रीढ़ की हड्डी एक तरफ को नहीं बन रही है, तो एक तरफ की ग्रोथ कम हो जाती है, दूसरी तरफ की ग्रोथ होती रहती है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चे बड़ा होगा तो उसमें टेढ़ापन शुरू हो जाएगा। कभी कभी यह होता है कि एक तरफ स्पाइन में के वर्टिब्रा होते हैं, उसमें इस तरह की बार बन जाती है कि जहाँ पे खून का संचार कम होने से ग्रोथ रुक जाती है, तो उसमें भी अनइवन ग्रोथ के कारण से कमर में टेढ़ापन आ जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो उसे इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं, एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इसका कोई निश्चित कारण पता नहीं चल पाता, और यह के बजाय लड़कियों में सबसे ज्यादा कॉमन होती है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्कोलियोसिस का जितने जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि पेरेंट ऑब्जर्व करते हैं कि यदि बच्चा खड़ा हो रहा है और एक तरफ को कंधा उठा हुआ है जो नॉर्मल उसके पोस्चर में है, तो ये एक स्कोलियोसिस का प्रेजेंटेशन हो सकता है। या जब बच्चा खड़ा हो रहा है तो एक तो कूल्हे की जो पेल्विक रीजन होता है, कूल्हे का भाग, उसमें भी इसी तरह की असमानता पाई जाती है, नीचे की तरफ चला जाता है। चलने और बैठने में भी परिवर्तन आते हैं, जिसको कि मदर और जो देखने वाले जो लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस तरह का कोई भी लक्षण अब बच्चे में पता चलता है तो उसको तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेकर आना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी इसका उपचार उतना ही आसान और सफल होगा। इसके अलावा दूसरे जो कारणों में जो होते हैं, वो इन्फेक्शन भी एक कारण है। एक बीमारी होती है जिसे पॉट्स स्पाइन कहते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है वर्टिब्रा का। उसमें वो वर्टिब्रा डैमेज हो जाती है और पीछे की तरफ एक कुबड़ जैसा निकल आता है। या फिर कई बार ओल्ड एज में या किसी में स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं, जिसमें कि एक वर्टिब्रा दब जाता है, 1 या 2 वर्टिब्रा दब जाते हैं और फिर भी कुबड़ निकल आता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो वो भी एक स्कोलियोसिस का प्रकार है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, उसमें एक तो इस कमर के पिछले भाग में कोई भी उभार निकलना, जिसे हम बोलते हैं, इस तरह का अगर दिखता है तो वो एक स्कोलियोसिस का लक्षण है। दूसरे लक्षण जो मैंने अभी पहले बताए थे, यदि शोल्डर का लेवल ऊपर नीचे होता है या पेल्विस का लेवल ऊपर नीचे होता है, ऐसी स्थिति में स्कोलियोसिस की संभावना हो सकती है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो जरूरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। उस एक्सरे के लिए इसमें पूरे स्पाइन का एक्सरे, दोनों एक्सरे कराने रहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन से लेके नीचे तक का
एपी और लेटरल व्यू। एपी व्यू में जो टेढ़ापन दिख सकता है तो वो लेटरल स्कोलियोसिस, जिसमें कि स्पाइन का उस डायरेक्शन में टेढ़ापन होता है, और लेटरल व्यू में उसके एंगल का पता चलता है कि जो नॉर्मल एंगल है वो कितने डिस्टर्ब हुए हैं। इन एंगल्स की उपचार में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए एंगल्स को नापते हैं और बेंडिंग फिल्म लेनी पड़ती है उसके लिए। बेंडिंग फिल्म का मतलब होता है कि सीधे खड़े होने के बजाय दोनों तरफ झुका के और पीछे की तरफ झुका के दोनों डायरेक्शन से फिल्म खींचते हैं एक्सरे की, और उसमें एंगल नापते हैं टेढ़ेपन का, जिसे कि मेडिकल की भाषा में कॉप्स एंगल बोलते हैं। ये कॉप्स एंगल जो है वो उपचार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि 20 से 25 डिग्री तक का अगर कॉप्स एंगल है तो उसमें किसी उपचार की विशेष जरूरत नहीं होती, और शुरुआत में अगर डायग्नोसिस होती है इसकी तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज इससे काफ़ी ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि 30 डिग्री से ज़्यादा कॉप्स एंगल है तो ब्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेसिंग में जो उस तरह की बनी होती हैं जो कि स्पाइन का जो एंगल, जो टेढ़ापन है उसको सीधा करके रखने की कोशिश करती हैं, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि दिन में कम से कम 18 घंटे उसे पहना जाए। इसलिए ये ब्रेस इस टाइप की बनाई जाती हैं जो कि कपड़े के अंदर पहनी जाती हैं, और इसको मिलवॉकी ब्रेस कहते हैं। अगर 40 से 50 डिग्री से ज़्यादा कॉप्स एंगल है, इस स्थिति में सर्जरी की जरूरत, और सर्जरी इसमें कई तरह से होती है। एक तो ऑस्टियोटॉमी करते हैं, पेडिकल स्क्रूज होते हैं जिसमें टेढ़ापन करके स्पाइन को उसको फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए इस एक्सरे कराने से टेढ़ेपन का तो पता चल गया, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कि टेढ़ेपन के कारण से, असामान्य दबाव के कारण कुछ नर्व कंप्रेस होने, और उस नर्व कंप्रेशन के दूसरे सिम्टम्स आते हैं जिसमें कि पैरों में सुन्नता आ सकती है। तो एक एमआरआई भी कराना आवश्यक होता है जिससे कि नर्व कंप्रेशन के बारे में मालूम पड़ता है। इसके अलावा इसके दूसरे जो कारणों में जैसे जो गिने जाते हैं, गठिया में भी कई बार जो डैमेज होने से डिजेनरेटिव बोलते हैं उसको, स्कोलियोसिस हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस हो सकती है जिसमें कि मांसपेशियों और नर्व की कुछ इंजरी होती है या कुछ खराब होती है, तो उसमें एक तरफ की मांसपेशियों में ताकत कम होती है, धीरे धीरे करके स्कोलियोसिस होने लगती है। तो ये सब कारण होते हैं स्कोलियोसिस के, और इसका उपचार भी संभव है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।